हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि थर्ड चैप्टर आप लोगों का चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातुओं के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जहाँ पर चैप्टर के सारे टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ लिए थे और हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना शुरू किया था। यानी जितने टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और जब वो प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है वो हम यहाँ पर सीख रहे थे। ओके, तो आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं और कुछ और नए प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। थर्ड चैप्टर जैसा आपका चल रहा था, लास्ट सेशन में हमने एमसीक्यूज देखे थे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न जिन्हें कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी obtained ऑन द प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि धातुओं की जल के साथ अलग अलग प्रकार से अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, ठंडे जल से अलग होती है, गर्म जल से अलग होती है और स्टीम के साथ अलग होती है। ठीक है ना? तो वहीं पर आपने आयन के साथ जब स्टीम की यानी वाटर वेपर की रिएक्शन कराकर देखा, तो वहां पर क्या हो रहा था, एक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था। ठीक है, जो कि आपका कौन सा है, Fe3O4 था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है ना? देन सेकेंड था आपका नॉन मेटल यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल इज। तो किसी भी नॉन मेटल, जितने आपको नॉन मेटल यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो आपका फूड को प्रिजर्व करने में यूज होता है। ठीक है ना? यानी कि भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने में जिसका उपयोग किया जाता है। तो भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए आपने एक टर्म पढ़ी थी, रेंसिडिटी। यानी जब ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे आप लोग कि ऑक्सीकरण हो जाता है फूड का, या जो भी आपका ऑयल या फैट युक्त वाला आपका जितना भी भोजन होता है, वो ऑक्सीडेशन के कारण खराब हो जाता है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप खराब हो जाता है, जिससे कि उसमें अलग प्रकार की स्मेल आने लगती है। तो उससे बचाने के लिए जितने भी आपके पैक्ड फूड आते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस को रखा जाता है। जैसे आपने चिप्स या नमकीन के पैकेट में देखा होगा कि वहां पर एक गैस भरी जाती है, तो वो गैस कौन सी है, वो आपकी नाइट्रोजन गैस है। ओके, सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, नाइट्रोजन, जो कि एक नॉन मेटल है, गैसियस स्टेट में आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा द अरेंजमेंट ऑफ कॉपर, टिन, लेड एंड मर्क्यूरी अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज इज। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग या उसके बेस पर, जो आपकी सक्रियता श्रेणी है उसके आधार पर आपको इन तत्वों को उनकी सक्रियता के आधार पर अरेंज करना है। तो सक्रियता श्रेणी में आपने क्या देखा है, जो आपके तत्व हैं या धातुओं की बेसिकली आप वहां पर बात कर रहे थे कि धातुएं अपने सक्रियता के घटते हुए क्रम में रहती हैं। ओके, यानी जो सबसे ऊपर की धातु होगी, सबसे ऊपर की मेटल होगी, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है। ओके, यहाँ पर जो रिएक्टिविटी सीरीज में आपका, आप कहेंगे कि अरेंजमेंट है वो टिन, टिन के बाद लेड है आपका, देन कॉपर, देन मर्क्यूरी, यानी मर्क्यूरी आपका इन सभी में लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। ओके, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 था द मेटल्स दैट फ्लोट व्हेन ट्रीटेड विद वाटर आर। जब जिस धातु को आपका जल से अभिक्रिया कराई जाती है उसके बाद वो क्या होने लगती है, ऊपर तैरने लगती है, तो वो कौन सी थी, तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की बात हम करते हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। ओके, एल्यूमिनियम जो आपका है उसका खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स, उनको बनाने में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, उसमें ऐसा क्या गुण है जिसके कारण उसको यूज किया जाता है, तो एक तो उसका गुड थर्मल कंडक्टिविटी होता है, दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए उसको यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी गुड थर्मल कंडक्टिविटी एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, चलिए फिफ्थ के बाद सिक्स क्वेश्चन है आपका, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज added to barium hydroxide, a white colored compound is formed. Which of the following option gives the complete chemical reaction? Okay, तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन आपकी बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जा रही है, तो आपका
जो अभिक्रिया होती है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वहां पर, ये इनमें से कौन सी रिएक्शन आपको शो कर रहा है? तो सेकंड जो आपका है, जहां पर बेरियम क्लोराइड, प्रेसिपिटेट किसका होता है वहां पर? व्हाइट कलर का बेरियम क्लोराइड का होता है, और साथ में आपका जल भी बनता है। आपको पता है ये कौन सी रिएक्शन है? ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसे कहा जाता है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में आपका कोई एसिड है जो बेस से रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, साथ में हीट भी प्रोड्यूस होगी, तो इस रिएक्शन में भी आपकी हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, क्योंकि ये कैसे होती हैं? आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं जिनको कहा जाता है, जहां पर एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट बना रहा है, वाटर बना रहा है, प्लस हीट भी वहां पर इवॉल्व हो रही है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में भी जहां पर आप देख रहे हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, आपका बेरियम क्लोराइड बन रहा है और साथ में वाटर बन रहा है, उसके साथ प्लस आपकी हीट भी इवॉल्व होती है। ओके, तो ये आपकी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। Then next question है, what happens when a pellet of sodium is dropped in water? So as we all know that कि हमारा जो सोडियम होता है वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये सडनली आग पकड़ लेता है, ऐसा आप पढ़ते हैं। इसके अलावा क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वहां पर भी आपका हीट प्रोड्यूस हो रही है और साथ में आपका सोडियम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और साथ में क्या निकलेगा? आपका हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। ओके, सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इट कैचेस फायर एंड फॉर्म्स हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, कहीं पर अगर हाइड्रोजन गैस भी ऑप्शन में है तो वो आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस भी वहां पर बनती है। ओके, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। देन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ पीस ऑफ कॉपर एंड नाइट्रिक एसिड इज गिवन बाय द केमिकल इक्वेशन Cu plus HNO3 gives CuNO3 whole twice plus H2. H2 plus HNO3 gives H2O plus NO2. What can be inferred from the chemical equation? यानी कि क्या कहा गया है? आपके पास एक कॉपर का पीस है, तांबे का एक टुकड़ा है, उसकी अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड से कराई जा रही है और नाइट्रिक एसिड से कराने के बाद आपका ये रिएक्शंस हो रही हैं, जहां पर दो इक्वेशन आपको दी गई हैं और पूछा गया है व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन से आपको क्या पता लगता है? ओके, सो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। हाइड्रोजन गैस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय HNO3 टू फॉर्म वाटर। ओके, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? ऑक्सीडाइज्ड हो रही है HNO3 से वाटर को फॉर्म करने के लिए या वो जल को बनाने के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्करी फ्रॉम इट्स ओर सिनेबार? तो सिनेबार से आप जो मेटल है आपकी मर्करी, उसको कैसे ऑब्टेन करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सा उसका प्रोसेस होगा? तो प्रोसेस आपको पता है क्योंकि मर्करी आपका कौन से में आ रहा था? जो आपके निम्न अभिक्रियाशील धातुएं थी वो वाली कैटेगरी में आ रहा था, जहां पर आपने क्या बोला कि अयस्क को सिर्फ गर्म करने से ही अयस्क की धातु को ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। पहले आपका जो सल्फाइड होता है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, देन अगेन ऑक्साइड को हीट किया जाएगा और आपको धातु प्राप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, सिनेबार टू कन्वर्ट इट इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड देन हीटिंग इट अगेन। ओके, ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। द इमेज शोज द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर कॉपर? ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में आप कॉपर जैसी धातु को प्राप्त कर रहे थे, तो कौन सा प्रोसेस है? तो व्हेन करंट इज पास्ड, जब करंट को पास किया जाएगा प्योर कॉपर फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, वैद्युत अपघट्य का विलयन है, उससे आपकी प्योर कॉपर जो है वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाती है। ये वाला प्रोसेस चलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है आज के सेशन का आपका। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू वाटर इट कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर विदाउट फॉर्मिंग बबल्स, what products are formed in this reaction? ओके, क्या कहा जा रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड जो आपका होता है उसको जब वाटर में ऐड किया जाता है, इट कंप्लीटली डिसॉल्व्स इन वाटर, वो पूरी तरीके से जल में घुल जाती है विदाउट फॉर्मिंग बबल्स, किसी भी प्रकार के बबल फॉर्म किए बिना। व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, किस प्रकार का प्रोडक्ट वहां पर बनता है? तो वहां पर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH का होल टॉइस। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। स्टूडेंट स्टडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स फाइंडिंग
finds incomplete chemical reaction in his book as shown below, MgO plus HNO3, which option complete the reaction? Okay, एक कोई विद्यार्थी है जो पढ़ाई कर रहा है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहा है मेटल्स की, और वहां पर उसको एक केमिकल रिएक्शन मिलती है जो कि इनकम्प्लीट है, अधूरी है, उसको उसको पूरा करना है क्योंकि वो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहा है मेटल्स की, और आपने क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं यहाँ पर मेटल की, तो उसके आधार पर आपको ये रिएक्शन पूरी करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन होने के बाद NgNO3 होल टॉइस प्लस H2O आपका बनता है। ये रिएक्शन आपने थोड़ी देर पहले भी पढ़ी है जब आपने कहा बेरियम क्लोराइड को बनते हुए देखा था, ठीक है ना। उससे पहले आपने यहाँ पर भी आपका एक धातु का ऑक्साइड है जो किससे अभिक्रिया कर रहा है, आपके एक एसिड से अभिक्रिया कर रहा है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति आपकी क्षारीय होती है, तो क्षार आपका अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, लवण और जल बना रहा है, बस इतनी ये रिएक्शन होती है। मैग्नीशियम नाइट्रेट और वाटर आपका यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। ये एक टिपिकल एसिड बेस रिएक्शन होती है जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पर MgO आपका, मैंने क्या बोला, देखो जो भी धातु का ऑक्साइड होता है आपने कहा था कि उसकी प्रकृति आपका क्षारीय होगी, ठीक है, तो एक बेस की तरह रिएक्ट करेगा, और वहीं पर आपका नाइट्रिक एसिड तो ऑब्वियसली आपका क्या है, एक एसिड है, तो बेस और एसिड की रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्रेट आपका एक सॉल्ट फॉर्म हो रहा है और साथ में वाटर फॉर्म हो रहा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। ओके, इनमें से कौन सा आपका एक केमिकल रिएक्शन को दिखाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉपर सल्फेट में आयन आपका डाला जा रहा है। आपको पता है आयन और कॉपर को अगर कंपेयर करते हैं तो आयन आपका मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर, तो वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। ओके, आयन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, अपना सल्फेट सोल्यूशन बनाएगा, फेरस सल्फेट, और कॉपर आपकी अलग हो जाएगी। बाकियों में क्या हो रहा है आपका, MgSO4 में आयन डाला जा रहा है, तो Mg आपका अधिक अभिक्रियाशील है एज कम्पेयर टू आयन। ZnSO4 में भी सेम हो रहा है, MgSO4 प्लस लेड में भी यही हो रहा है, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये आपने एक्टिविटी में भी देखा है, ये वाला एक्सपेरिमेंट आपका प्रैक्टिकल में भी आएगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में लोहे की कील को डालते हैं और उसके बाद सोल्यूशन का कलर जो ब्लू था वो ब्लू से ग्रीन हो जाता है। देन आप बोलते हैं कि कील का जो ग्रेश कलर था वो आपका रेडिश या ब्राउन कलर का हो गया है। क्यों? क्योंकि सारी जो कॉपर थी वो उस लोहे की कील पर यानी आयन नेल पर डिपॉजिट हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, पिक द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट अबाउट द नॉन मेटल। इनमें से आपको एक स्टेटमेंट पिक करनी है, जो आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं उनमें से, जो कि नॉन मेटल के बारे में सही होंगी, यानी अधातुओं को सही से उसकी व्याख्या करती होंगी। ए है, ब्रोमीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिक्विड नॉन मेटल। ब्रोमीन आपका एक द्रव अधातु का उदाहरण है। इसके अलावा बी, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक अपर रूप है, आप क्या कहते हैं, ये एक अधातु है कार्बन, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा चालक आप बोल सकते हैं या सुचालक है। ओके, तो आप पढ़ते हैं कि अधातुएं आपकी जनरली कुचालक होती हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट को सुचालक बताया गया है। इसके अलावा सी है आपका, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। अधिकतर जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। और डी है आपका, ऑल ऑफ दीज, दैट मीन्स कि आपके तीनों जो ए, बी और सी स्टेटमेंट्स हैं वो नॉन मेटल को करेक्टली डिफाइन करते हैं, सही से उसकी व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, आप पढ़ते थे कि ज्यादातर अधातुएं आपकी कमरे के तापमान पर या तो ठोस हैं या फिर गैसीय अवस्था में, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में आपको मिलती है। इसके अलावा ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक अपर रूप है, ये एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और सी आपका है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, यानी कि अधिकतर जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और वहीं पर जब आप मेटल के ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो वो आपके बेसिक नेचर के आते हैं। ओके, चलिए, तो आप तीनों को नॉन मेटल के आगे भी लिख सकते हैं और इसके अलावा ऑप्शन डी को आप बता सकते हैं कि वो करेक्ट है।
15th क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ नॉन मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विद वाटर, जब आपकी एक अधातु को वाटर से रिएक्ट कराया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। सो ए CO2 गैस इज फॉर्म्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी बनती है। बी है H2 गैस इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन गैस आपकी बनती है। सी है प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर पर यानी तापमान पर निर्भर करेगा जो भी उत्पाद बनेगा। डी नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, कोई भी प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा, ठीक है ना। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एक्वारेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दैट इज योर नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl hydrochloric acid in the ratio of 1:3 respectively, 2:3 respectively, 3:1 respectively or 3:2 respectively. So your answer is 1:3 respectively. ठीक है, तो 1:3 के अनुपात में इनको लिया जाता है, जिसको आपका एक्वारेजिया कहा जाता है। ओके, यानी 1 पार्ट आपका किसका लिया जाएगा, नाइट्रिक एसिड का लिया जाएगा, और वहीं पर 3 पार्ट किसके होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों आपके कॉन्सेंट्रेटेड हैं, दोनों को सांद्र अवस्था में लिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है। मेटल विच कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ, ऐसी धातु जिसको आसानी से चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। एंड मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसी धातु जो कि बेस्ट कंडक्टर है ऊष्मा की, सुचालक है यानी। एंड मेटल विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और ऐसी धातु जो हीट की पुअर कंडक्टर है। ओके, तो आपको पता है मर्क्यूरी आपका रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलेगा आपको, सोडियम पोटेशियम आपकी बहुत सॉफ्ट मेटल्स होती हैं जिनको इजीली कट किया जाता है नाइफ की हेल्प से। एंड बेस्ट कंडक्टर आपका सिल्वर होता है, इसके अलावा मर्क्यूरी एंड लेड आपके पुअर कंडक्टर हैं हीट के। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। ओके, तो मैलिएबल आपका क्या होता है, जब आप किसी भी मेटल को प्रेस कर रहे थे, उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे थे या उसको बीट कर रहे थे, तो उसका थिन शीट में कन्वर्जन हो रहा था, इसी को मैलिएबिलिटी कहा जाता है। तो ये आपका मेटल्स में मिलती है प्रॉपर्टी आपको मैलिएबिलिटी की। डक्टिलिटी आप किसे कहते हैं, जब आप उसको दोनों एंड्स को, किसी भी मेटल की दोनों एंड्स को अगर आप खींचते हैं तो खींचने पर आपका थिन वायर में वो कन्वर्जन हो जाएगा, यानी कि पतली पतली तार जिनकी बन सकती है, उसको डक्टाइल यानी कि तन्य कहा जाता है। ओके, तो इस तरह से ये दोनों ही प्रॉपर्टीज आपको मेटल में देखने को मिलती हैं कि मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी भी है। जैसे आप बोलते हो कि हैमर की हेल्प से अगर आप उसको बीट करते हैं, पीटेंगे यानी, तो उसका पतली चादर में रूपांतरण हो जाएगा, तो आघात वर्धता का गुण ये है। और वहीं पर डक्टाइल यानी तन्य धातु से कहा जाएगा, जिसको खींचा जाएगा तो वो टूटेगी नहीं बल्कि उसकी पतली तार में कन्वर्जन हो जाता है। ओके, सो ये दोनों आपकी प्रॉपर्टीज हैं। सो मेटल्स विच कैन बी बिटन टू शीट्स आर सेड टू बी मैलिएबल एंड मेटल्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स आर सेड टू बी डक्टाइल। ओके, तो जिनको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है वो मैलिएबल हैं, और जो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाती हैं वो डक्टाइल हैं। ओके, तो इसमें गोल्ड आपका आता है मोस्ट मैलिएबल मोस्ट डक्टाइल मेटल में। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने चैप्टर 3 के एमसीक्यूज एंड कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिए, आपने नोट किए होंगे। यहाँ तक आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप लोग आने वाले सेशन में पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में फिर से कुछ नए टॉपिक्स और नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।